हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। तो गाइस, संस्कृत वाले चैप्टर से संबंधित ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए आज हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपका नेट का पेपर भी सितंबर में होना है। हालांकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं डेली आपके लिए 1-2 या और इससे अधिक वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पर मैं वीडियो बनाऊँ जिससे कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो गाइस, ये संस्कृत वाले चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए आज इन्हें हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है संस्कृति दैवीय उपहार है। तो देखिए, संस्कृति कोई भी दैवीय उपहार नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सामाजिक विरासत है। व्यक्ति को समाज से संस्कृति प्राप्त होती है। व्यक्ति को जन्म से ना तो जन्म से प्राप्त होती है, ना ही ईश्वर के द्वारा दी गई है। दूसरा है संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है। तो ये भी नहीं है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि संस्कृति का निर्माण समय के साथ साथ व्यक्तियों के व्यवहार में आते रहने के आधार पर होता है। तीसरा है संस्कृति आनुवांशिक विरासत है। तो यहाँ पर यह भी गलत है। आनुवांशिक विरासत कोई भी जैविकीय विरासत नहीं है। जन्म से अपने माता पिता से आनुवांशिक गुणों के आधार पर आपको संस्कृति नहीं मिलती, बल्कि यह क्या है, यह सामाजिक विरासत है। ठीक, सामाजिक विरासत है। व्यक्ति समाज में आकर सांस्कृतिक नियमों को, सांस्कृतिक तत्वों को, विशेषकों को सीखता है। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका दिया गया है, डी वाला है संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। तो यहाँ पर आपका ये डी वाला ऑप्शन सही होता है। ये क्या है, पर्यावरण का हेरफेर है। देखिए, संस्कृति को परिभाषित करते हुए हर्स्कोविट्ज़ ने क्या कहा था, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी पर्यावरण के जो 2 भाग हैं, ठीक, उसमें एक तो आपका प्राकृतिक है, ठीक, और दूसरा मानव निर्मित। तो इसमें इन्होंने कहा है कि पर्यावरण का वो भाग जिसका निर्माण मानव ने किया है, वह भाग किस नाम से जाना जाता है, संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, यहाँ पर आपका इसी डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जन संस्कृति सामान्यता किसे निर्दिष्ट करती है। तो देखिए, जन संस्कृति की बात की जा रही है। जन संस्कृति यानी कि मास कल्चर। ठीक, मास कल्चर। तो सबसे पहले मास कल्चर को समझ लीजिए, ये क्या है। देखिए, ये एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी संस्कृति है जिसका प्रचार और प्रसार, या ये कह लीजिए कि जिसका जन्म ही कहाँ से होता है, आपकी मीडिया के द्वारा किया जाता है। मास कल्चर जो होती है, हमारी जो जन संस्कृति है, इसका संबंध किसी भी क्षेत्र, समुदाय, समाज विशेष से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया से होता है। मीडिया के द्वारा जब कुछ ऐसी चीज़ों का प्रचार और प्रसार किया जाता है जिसे लोग प्रभावित होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेते हैं, ठीक है, तो वह संस्कृति, और जबकि उस संस्कृति का संबंध किसी भी विशेष क्षेत्र से नहीं होता, इस संस्कृति में अच्छाई बुराई का भी कोई भी संबंध नहीं होता, तो वह संस्कृति किस नाम से जानी जाती है, जन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है जन संस्कृति सामान्यता किसे निर्दिष्ट करती है। ए, समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को, गलत है। बी है कलात्मक एवं साहित्यिक स्वरूपों को, ये भी नहीं है। समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को, यही है, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों से जन संस्कृति निर्दिष्ट करती है। देखिए, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सांस्कृतिक तत्व जन्म ले लेते हैं जो कहाँ से आते हैं, या तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलते हैं, पुस्तकों के, रेडियो, दूरदर्शन के, फिल्मों के माध्यम से, टीवी, मोबाइलों, या आपके इस समय जो फेसबुक वगैरह चल रहे हैं, तो इन सभी माध्यमों से जब कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व जन्म ले लेते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं, यानी एक विरासत समाज उन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने लगता है, ठीक है, तो वह संस्कृति किस नाम से जानी जाती है, जन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। देखिए, जन संस्कृति से क्या है, सांस्कृतिक आपके साम्राज्यवाद की संकल्पना का जन्म होता है। जैसे आप देख लीजिए, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हिप हॉप है, या पॉप म्यूज़िक है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जन संस्कृति के उदाहरण हैं, क्योंकि
ये आपका पिज्ज़ा है, बर्गर है, इनका संबंध क्या है? किसी विशेष क्षेत्र से नहीं है, ना ही किसी विशेष समुदाय से है। ये क्या है? आपके मीडिया के द्वारा प्रचारित और प्रसारित है, और उन्हें इतना रुचिकर बनाकर ये पेश करते हैं, रुचिकर बनाकर आपके सामने लाते हैं कि संपूर्ण विश्व के लोग या प्रत्येक समाज के लोग इससे प्रभावित होते हैं और उसे आधुनिक कल्चर समझकर अपनाने लगते हैं। ठीक, तो क्या है? जन संस्कृति आपकी आधुनिक औद्योगिक समाज की ही विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद से निम्नलिखित में से क्या आशय है? देखिए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात की जा रही है, तो सबसे पहले सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समझ लीजिए। जब किसी भी संस्कृति को उस संस्कृति के मूल्यों के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, किसी भी संस्कृति को उस संस्कृति के मूल्यों के आधार पर विश्लेषित किया जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नाम से जाना जाता है। यानी जिस संस्कृति का विश्लेषण करना है कि वह संस्कृति कैसी है या अन्य चीज़ें अच्छी है, बुरी है, ठीक है, तो उसका विश्लेषण किसी अन्य संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ना कर उसी संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के नाम से जानी जाती है। अब आइए हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। सार्वभौम सांस्कृतिक प्रतिमान है जिनका अनुसरण हमें अवश्य करना चाहिए, गलत है। बी है, सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। तो गाइज यही बी वाला ऑप्शन सही है। वैसे हम बाकी ऑप्शन पर ही देख लेते हैं। किसी विशेषक का प्रकार एवं अर्थ उसके सांस्कृतिक विन्यास के सापेक्ष होता है, ये भी नहीं है। किसी का यह विश्वास कि उसकी संस्कृति दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो गाइज यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अगर श्रेष्ठता की बात आ जाएगी, ठीक है, तो ये निर्जाति केंद्रवाद हो जाएगा, निर्जाति केंद्रिता हो जाएगी, यह सांस्कृतिक सापेक्षता नहीं रह जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। किसी भी सामाजिक संस्थाओं के प्रति उसके विचार जो उस सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है, वो कहाँ से? उसी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही अतिरंजित होंगे। यानी कि जिस संस्कृति का रहने वाला व्यक्ति है, उसके विचार, उसकी धारणाएं, उसके विश्वास, उसकी मनोभावनाएं, उसके कार्य करने का ढंग, उसका व्यवहार, सब कुछ उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही अतिरंजित होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निर्जाति केंद्रवाद को सही रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो निर्जाति केंद्रवाद को सबसे उत्तम ढंग से परिभाषित कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले निर्जाति केंद्रवाद को समझ लेते हैं क्या है। देखिए, निर्जाति केंद्रवाद के अनुसार जब व्यक्ति अपने समूह, अपनी प्रजाति, अपनी जाति, समाज या अपनी संस्कृति को, किसको? अपने समूह को, ठीक, जाति, प्रजाति, ठीक, समाज या संस्कृति, किसी को भी अपने समूह, अपनी जाति, प्रजाति, समाज या अपनी संस्कृति को अन्य समूहों, जातियों, प्रजातियों, समाजों या संस्कृतियों से श्रेष्ठ बताता है, और दूसरे जो अन्य समूह हैं, अन्य जातियां हैं, उन्हें उनके प्रति घृणा है, द्वेष है या संदेह की भावना रखता है, तो आपकी यह प्रक्रिया या उसका यह मनोभाव किस नाम से जाना जाता है? निर्जाति केंद्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, समूह के मूल्यों की तुलना अन्य समूहों के मूल्यों से की जाती है। जब व्यक्ति अपने समूह के मूल्यों की तुलना अन्य समूह के मूल्यों से करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? निर्जाति केंद्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना। ठीक,
तो ये गलत है। सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की बात नहीं होती, बल्कि उसी संस्कृति की होती है जिस संस्कृति का व्यक्ति सदस्य है वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे की संस्कृति को हीन बताता है। ठीक है, कोई भी आदर्श प्रारूप नहीं होता। भी है दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना, ये भी आपका गलत है। ठीक, अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखना, ये तो बिल्कुल गलत है। अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना, तो यही डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताना और दूसरी संस्कृति के प्रति घृणा, प्रेम या हीन की भावना रखना। निर्जाति केंद्रवाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक प्रतिमान क्या है। ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक प्रतिमान की बात की जा रही है। तो देखिए, सबसे सामाजिक प्रतिमान क्या कहते हैं। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के समाज अनुमोदित तरीके होते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने के जो तरीके हैं उसे सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सब लोग जिसका पालन करते हैं। ठीक, नहीं है। यह परिस्थितियों का अच्छे या बुरे के रूप में मूल्यांकन, यह भी नहीं है। यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास। ठीक है, और डी है, यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता किंतु सामाजिक अंतः क्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर सी वाला सही है, यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है कि कुछ पश्चिमी देशों में, यानी किसी अन्य समाज में, पश्चिमी देशों की बात की जा रही है। मान लीजिए कोई इंडियन है या पश्चिम के देशों में जा रहा है, या पश्चिम के देशों में जाने वाले अन्य जो भी हैं जो अप्रवासी हैं, उनके सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना किसका अच्छा उदाहरण है। जो मान्यता दी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उस प्रक्रिया को, उसका अच्छा उदाहरण क्या है। ऑप्शन दिया गया, आत्मसातकरण नहीं हो सकता, पृथककरण ये भी नहीं, एकीकरण ये भी नहीं है, पर संस्कृति ग्रहण, देखिए यही है, पर संस्कृति ग्रहण। पर यानी कि दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना, पर संस्कृति ग्रहण, दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, स्वेच्छा से या दबाववश। ठीक है, याद रखिएगा, या तो स्वेच्छा से या दबाववश। जब अन्य संस्कृति के अन्य यानी दूसरे की संस्कृति को ग्रहण किया जाता है स्वेच्छा से या दबाववश, तो वह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, पर संस्कृति ग्रहण के नाम से जानी जाती है। और यही प्रक्रिया है जिसके अनुसार कुछ पश्चिमी देशों में यह एक अन्य सांस्कृतिक समूह में दूसरे सांस्कृतिक समूह के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारक है। संदर्भ समूह व्यवहार, संदर्भ समूह कौन सा समूह होता है, वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो वह आकांक्षा रखता है। ठीक, और यह आकांक्षा वह क्यों रखता है, क्योंकि जब वह तुलना करता है अपने समूह की उस समूह से जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, जब वह तुलना करता है तो उसके अंदर क्या है, हीन भावना यानी अभाव बोध होता है। वह तुलनात्मक रूप से अभाव बोध या सापेक्ष हीनता की भावना पाता है, अपने अंदर कमी पाता है कुछ चीज़ों की, और उस कमी को दूर करने के लिए वह अन्य समूह जिसका वह सदस्य बनना चाहता है की आकांक्षा रखता है। तो यह संदर्भ समूह कहलाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं संदर्भ समूह व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारक है। व्यक्ति संदर्भ समूह का सदस्य बनना चाहता है, उसका प्राथमिक कारक सदस्यता नहीं है, बाह्य समूह नहीं, अंतः समूह भी नहीं, सापेक्ष वंचन, देखिए यही है, अभाव बोध या सापेक्ष रूप से हीनता का बोध होना। जब व्यक्ति में उस समूह को से तुलना करने पर जिसका वह सदस्य बनना चाह रहा है उसके अपने अंदर हीनता की भावना या अभाव की भावना का बोध होता है, तब वह क्या है, आपका संदर्भ समूह व्यवहार का एक कारक है। दो ही कारक कहे जाते हैं, एक होता है आकांक्षा रखना, दूसरा है सापेक्ष वंचन। ठीक,
संदर्भ एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि संदर्भ समूह की अवधारणा 1942 में हर्बर्ट हाइमैन ने दी थी और सापेक्ष वंचन के आधार पर सबसे पहले इसे मार्टन ने व्याख्यायित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में, निर्धनता की संस्कृति की बात की जा रही है। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने दी है। ठीक, ऑस्कर लेविस ने दी है। इनका कहना है कि पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कारण, पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कारण प्रत्येक समाज में, वैसे तो ऑस्कर लेविस ने शहरी गरीबों का अध्ययन किया था, शहरों में पाए जाने वाले गरीब समूहों का अध्ययन किया था, गरीब परिवारों का अध्ययन किया था, यानी शहरी गरीबी का अध्ययन किया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि प्रत्येक समाज में जहाँ पर पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पर निर्धनता की इस संस्कृति को देखा जा सकता है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले वो लोग होते हैं जिनका वहाँ की अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही अच्छा योगदान होता है, उनके बगैर अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, ठीक है, लेकिन इनके जीवन जीने की जो शैली होती है वो काफ़ी निम्न स्तर की होती है, बिल्कुल दरिद्रता के स्तर की होती है। और इसी दरिद्रता की शैली में जीवन व्यतीत करते हुए वे अपनी इस संस्कृति को, जो उनके जीवन जीने का एक ढंग विकसित हो जाता है, अपनी इस संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाले वंशों को, अपने आने वाली नस्लों को हस्तांतरित भी करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में क्या है? संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी देख लेते हैं। श्रम के शोषण को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया, गलत है। प्रतिभा एवं कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक, ये भी गलत है। व्यक्तियों तथा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, ये भी नहीं है आपका। यही संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया। निर्धनता के कारक के रूप में किसे पहचाना गया? संरचनात्मक दशाएं हैं। कौन सी? पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, समाज में पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है? दो वर्ग है और प्रभुत्वशाली वर्ग ही हमेशा समाज पूंजीवादी व्यवस्था समाज को दो वर्गों में बांट देती है। एक तरफ कौन सा होता है? पूंजीवादी समाज होता है, उच्च वर्ग होता है, और दूसरा निम्न वर्ग होता है। निम्न वर्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन और दयनीय होती चली जाती है और पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था पर के आधार पर हमारा जो उच्च वर्ग है वो प्रतिदिन और अधिक अच्छी कंडीशन में आता चला जाता है। तो संरचनात्मक दशाएं ही ऐसी हैं जो निर्धनता के एक कारक के रूप में पहचानी जाती हैं और जिसने निर्धनता की संस्कृति को जन्म दिया है। ठीक, ये देखिए, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले ऑस्कर लेविस ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिसके आधार पर एक सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक तत्व दूसरे समूह में फैल जाते हैं। फैलने का मतलब क्या है? प्रसारी विस्तृत हो जाना, एक समूह से दूसरे समूह में जाना। विकास नहीं है, ना ही स्वांगीकरण है, ना ही समंजन है, सीधे सीधे ये विसरण है। जब एक दो सांस्कृतिक समूह मिलते हैं, ठीक है, और वे एक दूसरे के सांस्कृतिक समूहों का आपस में लेन देन करते हैं, एक लंबे समय तक साथ रहने के कारण या एक लंबे समय तक अंतःक्रिया करने के कारण जब इनके सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे में मिलने लगते हैं तो यह प्रक्रिया विसरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देखिए, ये आपका विसरण जो है ये क्या है? एक उभयपक्षीय प्रक्रिया है। कौन सी? उभयपक्षीय, दोनों तरफ चलती है, याद रखिएगा। और देखिए, ये सांस्कृतिक विसरण की यह अवधारणा आपके क्लार्क विस्लर ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संस्कृतिकरण की बात की जा रही है। इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? श्रीनिवास ने। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन ये आपका, श्रीनिवास ने। तो इसमें क्या है? संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देख लेते हैं संस्कृतिकरण के बारे में श्रीनिवास ने क्या कहा था। जब कोई निम्न जाति, कोई भी निम्न जाति या कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति
अथवा कोई भी अन्य समूह उच्च जाति और पराया द्विज कहे जाने वाले समूहों की दिशा में अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, तो आपकी यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण के नाम से जानी जाती है। श्रीनिवास ने सीधे सीधे कहा, यह संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, यानी जो संरचना है उस समूह की, उस जाति की जातीय संरचना में जो स्थान है वो नहीं बदलता है। बदलता क्या है? परिस्थितियों में बदलाव आता है। ठीक है, परिस्थितियों में बदलाव आता है, पारिस्थितिकी परिवर्तन आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें निम्न जाति की जीवन शैली में परिवर्तन होता है। सही है, यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाती। ये भी सही है, हमने आपको बताया संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता, स्थितीय परिवर्तन होता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और एक लंबे अंतराल के बाद उस जाति की गिनती जो है अच्छे समूहों में की जाने लगती है। तीसरा है सीमित स्वरूप का होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है। तो ये भी सही है, सीमित स्वरूप का होने के बावजूद यह समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है। तो ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं, 1 2 3 सही, यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सांस्कृतिक पश्चाता यानी सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो आपको पता होगा सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? अकबर ने दिया था। सीधे सीधे आपका बी वाला सही हो जाता है। अगला है सांस्कृतिक पश्चाता किनके बीच का अंतर है? एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ, गलत है। विभिन्न समाज की अभौतिक संस्कृतियाँ, ये भी नहीं। किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। अगला देख लेते हैं, किसी समाज की आर्थिक, गलत है। तो ये आपका सी वाला सही है। देखिए सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में अकबर ने क्या बताया था कि परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी संस्कृति के जो भौतिक और अभौतिक दो पक्ष हैं, उसमें हमारा भौतिक पक्ष जब काफ़ी आगे बढ़ जाता है और अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है, तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे उन्होंने क्या कहा था? सांस्कृतिक विलंबना। ठीक, और इसी के आधार पर उनका सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आया था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।